उन्होंने कहा इन मंगोलों को पकड़ो, गिरफ्तार मत करो, इनके सर काटो और इनके सरों के मीनार बना दो। अब मंगोल इस भयानक मारकाट से इतना डर गए कि उनकी रूह कांप गई। बोले भैया जब तक ये अलाउद्दीन यहाँ बैठा है तब तक तो क्या, कभी जिंदगी में भी भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे और वो आज तक नहीं भटके। एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। अपनी ऑडियंस के हिसाब से कमजोर दिखा रहे हो, नामर्द दिखा रहे हो, चीजें दिखा रहे हो। एक तरफ तो आप ये दिखा रहे हो कि उसने चित्तौड़ जैसे बड़े राज्य को हरा दिया और दूसरी तरफ आप ये भी दिखा रहे हो कि वो कितना बड़ा कमजोर था कि उसने सिर्फ रानी पद्मावती के लिए उस राज्य पर हमला कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सपना या फिर एक डर। कहते हैं जब कोई बड़ा काम करता है तो उसके पीछे आलोचक का जत्था जरूर होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी को ही देख लीजिए, उनकी महान उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में चमकती हैं, लेकिन आलोचक हैं कि उनका पीछा नहीं छोड़ते। पर सोचने वाली बात तो ये है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी ना होते तो आज का इतिहास कैसा होता। चलिए सुनाते हैं आपको एक छोटा सा दिलचस्प किस्सा, मंगोलों की दहाड़ का और खिलजी के मुकाबले का। आप सोचिए 13वीं शताब्दी का भारत कैसा था जब मंगोल बार बार भारत पर हमला कर रहे थे। और ये वही मंगोल थे जिनके डर से चीन ने अपनी महान दीवार खड़ी की थी। पर अब उनकी निगाहें थी भारत पर कि किसी भी तरह से भारत पर हम लोग कब्जा करेंगे। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए थे उन सबके अब्बा अलाउद्दीन खिलजी, जो उनका स्वागत करने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे। एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। मंगोलों ने कई बार कोशिश की कि भाई किसी तरह से इसको हराओ और दिल्ली पर कब्जा करो, इसको हराओ, दिल्ली पर कब्जा करो। हालांकि मंगोल इतने पावरफुल थे कि अपने वक्त में 10-10 सुपर पावर को भी हिला सकते थे, खा सकते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने रुक नहीं पा रहे थे। हर बार मंगोलों की सेनाएं खिलजी की रणनीति और जाबाज सैनिकों के आगे टिक ही नहीं पा रही थी। अब जब मंगोल बार बार भारत पर हमला करने से बाज ही नहीं आ रहे, खिलजी बोला भाई मत करो हमला, मत करो हमला। लेकिन मंगोल बाज नहीं आ रहे थे क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर समझ रहे थे। तब खिलजी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिससे इन मंगोलों की रूहें तक कांप गईं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को एक खतरनाक हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा इन मंगोलों को पकड़ो, गिरफ्तार मत करो, इनके सर काटो और इनके सरों के मीनार बना दो। और फिर क्या था, मलिक काफूर ने वैसा ही किया। मंगोलों को पकड़ा, पकड़कर उनको गिरफ्तार किया, उनके सर काटे और ना सिर्फ सर काटे बल्कि इबरत का निशान बना दिया उनको। अब मंगोल इस भयानक मारकाट से इतना डर गए कि उनकी रूह कांप गई। बोले भैया जब तक ये अलाउद्दीन यहाँ बैठा है तब तक तो क्या, कभी जिंदगी में भी भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे और वो आज तक नहीं भटके। अब सोचिए अगर उस वक्त खिलजी जैसा सुल्तान नहीं होता तो शायद आज लाल किला तो होता ही नहीं, उसकी जगह पर मंगोल के तंबू होते और पुरानी दिल्ली का नाम किसी मंगोल सरदार के नाम पर लिखा हुआ होता, या तो उसका नाम होता नोयानगढ़ या फिर गेहातूबाद। अब यहाँ बहुत से लोग तर्क देते हैं कि खिलजी ऐसा था वैसा था, वो तानाशाह था, तो थोड़ी सी हकीकत तो सुन लीजिए सरदार। अब आलोचकों का कहना है कि खिलजी बहुत सख्त थे, तो हाँ भाई सख्त थे, ये बात सच है। खिलजी ने ज्यादा कर वसूला पर उसी कर से उस व्यक्ति ने सेना भी तो तैयार की, किले बनाए, मंगोलों को हराने का इंतजाम किया। सोचो अगर अलाउद्दीन ऐसा नहीं करता तो क्या आप दिल्ली को मंगोलों से बचा पाते? क्या हम लोग हमारी संस्कृति जो भारत की धरोहर है उसे बचा पाते? क्योंकि मंगोल जहां भी जाते थे वो अपना डीएनए छोड़ देते थे। क्या डीएनए होता हमारा? अब सोचिए क्या तानाशाही के बिना उस दौर में सेना को मजबूत किया जा सकता था? अगर वो नरम दिल शासक होते तो शायद आज उनका इतिहास के पन्नों में नाम ही गायब हो गया होता। अब आप ज्यादा दूर मत जाइए, अगर भारत में ही सरकार थोड़ी सी नरम हो जाए तो क्या भारत की जनता को कंट्रोल करना आसान होगा और वो टैक्स वसूलना बंद कर दे भारत, तो क्या एक विशाल सेना तैयार की जा सकती है? सेना के लिए हथियार खरीदे जा सकते हैं? नहीं खरीदे जा सकते ना। यही चीज वैसे ही है। अब एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। खिलजी एक बार वेशभूषा बदलकर बाजार में घूम रहे थे। तब उन्होंने देखा कि बाजार में समानता तो है ही नहीं यार। फिर वो लोग थोड़ा और आगे पीछे घूमे, जनता को देखा तो जनता का और बुरा हाल, गरीब भूखे मर रहे थे और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। हालात ये थे कि बाजार में जो व्यापारी थे वो अपने सामान को मनमानी से बेच रहे थे, उस पर मनमानी कीमत वसूल कर रहे थे। इसी वजह से हालात और ज्यादा बुरे होते चले जा रहे थे। तब अलाउद्दीन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने दिल्ली की तकदीर को बदल दिया।
और व्यापारियों की भी तकदीर बदल दी। तब खिलजी ने एक मीटिंग बुलाई और बोला कि इन व्यापारियों पर लगाम लगाओ भाई किसी भी तरह से। उसके बाद खिलजी ने बाजार की चीजों की कीमतें पूरी तरह से तय कर दी। अब इससे फायदा ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी से सामान नहीं खरीद सकेगा। और इसी पर आलोचक जो कहते हैं उनकी सुनिए, उनकी मूर्खता देखिए। अगर खिलजी ऐसा नहीं करता तो पता है क्या होता? अमीरों की तिजोरियां भरती और गरीबों के बच्चे भूखे मरते, गरीबों तक खाना ही नहीं पहुंचता। खिलजी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि हर घर तक खाना पहुंचना चाहिए, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। तो जो लोग अलाउद्दीन खिलजी को कोसते हैं उन्हें अपने तर्क पर फिर से सोच लेने की जरूरत है। खिलजी जैसे शासक ना होते ना तो शायद इतिहास की कहानी आज कुछ और होती। लोग रानी पद्मावती पर अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, तो सुनो जरा, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप कल्पना कीजिए कि आप 13वीं शताब्दी में हैं और दिल्ली की सल्तनत के सिंहासन पर एक शासक बैठा हुआ है जिसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। पर सिर्फ भारत के दुश्मनों से ही नहीं बल्कि वो अपने दरबार में अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से भी लड़ रहा है। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक काव्य लिखा था पद्मावत। उसमें लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता से इतना प्रभावित था कि उसने पूरे किले को घेर लिया, लेकिन पद्मावती ने जौहर कर लिया। जौहर मतलब अपना आत्मदाह होता है, और उसने आत्मदाह करके अपनी इज्जत बचाई। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सच है? इतिहासकारों का मानना है कि ये कहानी महज एक कल्पना है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला तो जरूर किया था, लेकिन ये राजनीतिक कारण नहीं था और ना ही रानी पद्मावती के लिए किया था। और इसका इतिहास में भी कोई भी पुख्ता प्रमाण मौजूद है ही नहीं। और इसीलिए ये कहानी साहित्य और लोक कथाओं का हिस्सा है, ना कि इतिहास का हिस्सा है। ये बात तो हुई इतिहास की। अब थोड़ा सा फैक्ट पर भी नजर डालते हैं, जिसके हिसाब से ये सच भी हो सकता है कि रानी पद्मावती ने जौहर या आत्मदाह किया हो, क्योंकि राजपूत स्त्रियां अपने सम्मान का बड़ा ख्याल रखती थी। अगर उनको लगता था कि हमारा राज्य हमारे हाथ से जा रहा है तो वो अपने सम्मान की खातिर आत्मदाह कर लेती थी ताकि कोई उनको छू ना सके। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। अब इसमें यह पुख्ता प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से रानी पद्मावती ने आत्मदाह किया था। अब सुनिए चित्तौड़ पर हमला करने की असली वजह क्या थी। दरअसल साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इसके पीछे के मुख्य कारण चित्तौड़ का सामरिक महत्व था और वहाँ का धन था। चित्तौड़ जो था उस समय एक शक्तिशाली राज्य था और उसे जीतने का मतलब ये था कि मेवाड़ के पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हो जाना। इस हमले के पीछे की असली वजह जो थी वो राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, व्यक्तिगत नहीं था। ये हमला अलाउद्दीन की सत्ता को मजबूत करने के लिए था, उसकी सल्तनत का विस्तार करने के लिए था, ना कि रानी पद्मावती के लिए। अब लोग सोचते हैं कि भैया अलाउद्दीन तो खलनायक था, कुछ लोग कहते हैं अलाउद्दीन नायक था। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार अलाउद्दीन क्या था? क्या अलाउद्दीन सिर्फ एक क्रूर शासक था? नहीं, उसने भारत को मंगोलों से बचाया था। उसने भारत में प्रशासनिक सुधार किए थे और दिल्ली की सल्तनत को उस व्यक्ति ने मजबूत किया था। लेकिन उसके सत्ता पाने की भूख ही उसको विवादित बना देती है। तो मुझे बताइए सर, इतिहास में ऐसा कौन सा राजा है जिसने सत्ता पाने के लिए युद्ध नहीं किए? ऐसा कौन सा राजा है जिसने नहीं चाहा कि उसका विस्तार हो? ऐसा कौन सा राजा है जिसने नहीं चाहा कि मैं उस राज्य पर कब्जा कर लूं? अब इसका ये नाम दे देना कि अलाउद्दीन खिलजी तो विवादित व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी ने तो सिर्फ पद्मावती के लिए चित्तौड़ को हरा दिया, ये कोई प्रमाण ही नहीं है सर। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि उसने जजिया कर लगाया था। अब इस पर भी इतिहासकारों ने अपना जवाब दिया है कि जजिया कर लगाया क्यों गया था। हालांकि मुसलमानों के यहाँ पर ज़कात देने का प्रावधान है कि आप ज़कात दो, अपनी दौलत का पैसा ज़कात में खर्च करो। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मुसलमान जो हैं वो तो ज़कात देते हैं, ज़कात के रूप में पैसा गरीबों तक पहुँचता है, इसीलिए अब मैं हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा देता हूं। और उसने ऐसा सोचकर हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा दिया। और वो फैसला उसने सुल्तान के तौर पर लिया था, ना कि एक मुसलमान के तौर पर, क्योंकि हर सुल्तान चाहता है कि उसके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स आए ताकि वो अपनी सेना को मजबूत कर सके, और किसी भी तरह से टैक्स आए ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके, अपनी सेना को मजबूत कर सके।
अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत कर सके। अब इस चीज को आप धर्म से जोड़ दो तो ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसने पद्मावती के लिए किया तो वो गलत है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का हमला इतिहास का एक हिस्सा है, लेकिन रानी पद्मावती की कहानी अधिकतर लोक कथाओं में है। इतिहासकारों के अनुसार ये कहानी सामरिक और राजनीतिक घटनाओं का साहित्य रूपांतरण हो सकती है। अगर आप फिल्मों में इतिहास ढूंढते हो तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब ये तो वही बात हो गई कि आप पुराने इतिहास के एक बहादुर व्यक्ति को अपनी फिल्मों के माध्यम से अपनी ऑडियंस के हिसाब से कमजोर दिखा रहे हो, नामर्द दिखा रहे हो, चीजें दिखा रहे हो। एक तरफ तो आप ये दिखा रहे हो कि उसने चित्तौड़ जैसे बड़े राज्य को हरा दिया और दूसरी तरफ आप ये भी दिखा रहे हो कि वो कितना बड़ा कमजोर था कि उसने सिर्फ रानी पद्मावती के लिए उस राज्य पर हमला कर दिया। क्या सिर्फ एक लड़की के लिए अपने पूरे राज्य को दांव पर लगा सकता है कोई भी आदमी? मुझे बताइए सर। आजकल तो ये नफरती कीड़े दो कौड़ी के लोग फिल्में तो बनाने में इतने एक्सपर्ट हो गए, देख रहे हैं कि जनता का रुझान किधर है, उसी आधार पर इतिहास की घटनाएं उठाते हैं और उसको अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि इस बात का जनता पर असर क्या पड़ेगा। ये तो था अलाउद्दीन के बारे में। वेल, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल की रीच डाउन ना हो। आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।